Hello friends, welcome to my channel, your channel, Books Lover 365, वरदान by प्रेमचंद। चैप्टर 5। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका अपना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से अब विरजन का जी नहीं लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रदिया महरी मुस्कुराती हुई आई और उनके हाथ में से मोहर छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सिरनाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी जी बोले, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। महरी ने कहा, सरकार का तो है, खोल के देखो तो सही। मुंशी बोले, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था क्या? महरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रणाम और पलागन पहुंचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्मा लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या तन मन धन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल पच्चीसी की कहानी चाचे को सुनाई। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है। बहुत अच्छे हैं। मैं उसका विवाह करूंगी तब आपसे रुपया लूंगी। मैं अब पंडित जी से न पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। लिखित अंक, आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। आनंद के मारे हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला बोली, लाओ हाथ में दो तो देखूं। मुंशी जी ने कहा, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। बुझ जाऊं तो क्या दोगे? 50 रुपये दूध के धोए हुए। पहले रुपये निकाल कर रखो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी ने कहा, करने वाले को कुछ कहता हूँ? अभी रुपये लो ऐसा कोई टुंटू पूजिया समझ लिया है क्या? यह कहकर 10 रुपये का एक नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला बोली, कितने का नोट है? 50 रुपये का। हाथ से लेकर देख लो। ले लूंगी, कह देती हूँ। मुंशी जी बोले, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला बोली, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं न मानूंगी। यह कहकर वह उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने जाती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी कहाँ, सर्वथा अभी भ्रम में पड़ गई। सुशीला बोली, चलो चलो बहाना करते हो, नोट हड़पने का इच्छा है। क्यों लल्लू, तुमने ही चिट्ठी लिखी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला बोली, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गांठ कर आए हो। प्रताप बोला, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ में से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया। विरजन से पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी चिट्ठी है? तुमने लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरजन की यह दशा हो गई है कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था। लिखने का आना उसे सोने पे सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती। पिता हर्ष से फूला न समाता।
नित्य नवीन पुस्तकें लाते कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पाँव धो ले या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों पर बहुत क्रोधित होती। आंखें फूट गई है, चर्बी चा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का अभी अवसर ही न आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुणढंग न सिखाओगी? सुशीला बोली, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुवामा बोली, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला ने कहा, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा बोली, तो यह काम मुझे सौंप दो, भोजन बनाना स्त्रियों के लिए आवश्यक बात है। सुशीला ने कहा, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। सुवामा ने बताया, काम करने से ही आता है। सुशीला बोली जमते हुए, फूल से गाल कोमला जाएंगे। सुवामा हंसकर बोली, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं क्या? दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 5-10 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटी की भांति लाल हो जाती। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियाँ सत्यानाश हो गई, हाथों में चाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुआ होगा कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप ने कहा, सच? विरजन बोली, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन खाया था, वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप ने कहा, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल आ जाओ। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है, आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है, एक थाली में चावल और चपातियाँ हैं, दाल और तरकारियाँ अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं, लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े, चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि ये महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके रुक पड़े। ब्रजरानी ने लजाए हुए 2 थालियां में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी बोले, विरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई है, नर्म, श्वेत और एकदम मीठी। प्रताप ने कहा, चावल देखिए, चिटक दो और चुन लो। मुंशी जी बोले, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोभेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया, पतीली शुष्क ही थी। सुशीला ने कहा मुंशी जी से, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गई है तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी ने कहा, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दे दी। चैप्टर 6। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हो। इसका कारण कुछ तो यह है कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि उसे रिश्वत से बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2-4 फैसलों की ही अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी हुई थी।
घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब से वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ ले ली। कई वर्ष हुए। एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा, साहब स्नान करने गए हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोढ़े पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवे। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज की भेंट को न गए। वंश प्रतिष्ठित और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका में सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के पास बैठने में भी उनको कोई संकोच न था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम का अबा, काला शिमला, ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दुहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम दिल पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी दाग सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर में मंडल अंतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने इनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हो गई कि कई सप्ताह तक को भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर डिप्टी साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी न लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा पत्र भी न लिख सकता था। मियाँ जी बैठे। उन्हें इसने 1 मास के भीतर निकालकर सांस ली। तब पाठशाला में नाम लिखवाया गया। वहां जाते ही उसे ज्वर चढ़ जाता और सिर दुखने लगता, इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इन दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना इतना कठिन नहीं होता जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इसे मार धाड़ कर ऐसा उत्पाल मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी जल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, कुसुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे। बटेरों के जोड़ को छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का चल पड़ा था। दर्पण, कंधी और इत्र तेल में तो मानो प्राण ही बसते थे।
प्रेमवती एक दिन स्वामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने विरजन को देखा और उसी दिन से उसका दिल ललचाया हुआ था। यदि यह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन, लड़का बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति भी अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीत के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। जो ही संदेशा पहुंचा, सास, ननंद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा ने कहा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करोगी? प्रेमवती ने कहा, और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू ने कहा, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती ने बताया, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी व्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती बोली, कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम होगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोलक बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा बोली, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने की चिढ़ थी। सेवती बोली, यह तो तुम आप ही कहो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती बोली, तुम तो तनिक सी हंसी में रुठ जाती हो, जरा वही गीत गाओ। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा बोली, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती ने बताया, लो, तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ भी। चंद्रा बोली, मैं इस समय न गाऊंगी। क्या मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती बोली, मैं तो बिना गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर। कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो शाम बड़े बेखबर हो, तुम तो शाम, आप तो शाम बड़े बेखबर हो, आप तो शाम बड़े बेखबर हो, आप तो शाम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, तुम तो शाम। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंदा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी की हंसी हमें नहीं भाती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती बोली, आओ हम तुम मिलकर गाए। चंद्रा ने बोला, कोयल और कोये का क्या साथ? सेवती ने बताया, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा बोली, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं आता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रमा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उनका तनिक भी सिर धमका कि इसका प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि यह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उसके चंग चला गया था। इन्हीं कारणों ने राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूपगुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती बोली, निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा बोली, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा बोली, तुमसे तो हाथ पैर जोड़ के हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती बोली, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को भी जी चाहे। चंद्रा, आज विवाह के समाचार लिख देना, लाओ कमल दावत। सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्यामा वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी। हंसना कहीं जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा, न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी, तुम तो श्यामा बड़े बेखबर हो,
तुम तो श्यामा बड़े बेखबर हो, तुम तो श्यामा पियो दूध के कुल्हड़, मेरा तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर, तुम तो श्यामा बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी का रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर न रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो शाम रखो दो दो लुगैया, मेरी तो आप ही पे नजर, आप ही पे नजर, तुम तो शाम बड़े बेखबर हो। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लोट हो गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती बोली, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 साल की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, चरहरा शरीर, हसमुखा भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर ऊपर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमलाचरण बोला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे न सुनाओ। आज इस पट्टे ने वह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती बोली, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे? कमलाचरण बोला, तो अच्छा है कि आप न सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों पर चढ़े हुए थे। एक मास होता है मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चोंचे हो जाए। यह कहकर अपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निदान अभी तो नहीं, परंतु एक मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद कर आज आगा शेर के अखाड़े में बदान ठहरी। 50-50 रुपये की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था। परंतु जिस समय यह पट्टा चला तो इसकी उठी हुई गर्दन, मतवाली चाल और गठीलेपन पर लोग धन्य धन्य करने लगे। जाते ही जाते इसने उसका टेटुआ पकड़ लिया, परंतु वह भी केवल फूला हुआ नाथ सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार बचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया, मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो लपकारता हुआ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दाबा कि सिर उठाने न दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे, बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बकटूट भागा। इसने पाले के उस पार तक पीछा किया पर न पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब को तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगी। रुपया हारने की तो उन्हें कुछ चिंता न थी, क्योंकि लाखों के आए हैं, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित जमीन में गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती बोली, तो फिर खड़े क्या रहे हो? आगरे वाले के दुकान पर आदमी भेजो? कमलाचरण बोला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती ने बताया, दूध के कुल्हड़। कमलाचरण, और भैया के लिए? सेवती बोली, दो दो लुगैया। यह कहकर दोनों ठट्ठा मारकर हंसने लगे।